स्टूडेंट्स, अभी हम लोग भारतीय शासन अधिनियम 1919 का अध्ययन कर रहे हैं। कल इसके बारे में आपको पृष्ठभूमि इसकी बताई गई थी और एक संक्षिप्त परिचय आपको दिया गया था। आज हम लोग भारतीय शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख लक्षणों का अध्ययन करेंगे। तो यह जो अधिनियम था, कल भी आपको बताया था कि संवैधानिक विकास के इतिहास की दृष्टि से 1919, 19 और 1935 का जो अधिनियम है उसकी जानकारी आपको होना आवश्यक है। और प्रश्न भी इस तरह के विषयों पर कई बार पूछा गया है और पूछे जाते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक से ये। तो 1919 के अधिनियम की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना। इसके अनुसार प्रांतीय शासन दो भागों में विभाजित किया गया। एक तो था रिजर्व सब्जेक्ट्स, रक्षित विषय, और दूसरा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, जिसे हम कहेंगे हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय पहले की तरह ही गवर्नर के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के पास थे और इन पर व्यवस्थापिका का कोई भी नियंत्रण नहीं होना था। लेकिन जो हस्तांतरित विषय वे लोकप्रिय मंत्रियों को सौंप दिए गए, जो व्यवस्थापिका के निर्वाचित बहुमत में से चुने जाते थे और उनके प्रति ही उत्तरदायी होते थे। तो प्रांतीय शासन को एक तरह से जो दो भागों में बांटा गया, इस व्यवस्था को डायरकी कहा गया, द्वैत शासन प्रणाली कहा गया। सबसे जो इम्पोर्टेंट लक्षण है इस अधिनियम का वह द्वैत शासन प्रणाली ही है, जिसमें आप बच्चों ध्यान रखना, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, ये जो दो भाग थे ये प्रांतीय शासन के दो भागों में विभाजित किया गया था। दूसरा जो लक्षण है वह है प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को संयुक्त करना। हालांकि इस अधिनियम के द्वारा रक्षित क्षेत्र था उसको प्रशासन गवर्नर के अधीन रखा गया, लेकिन प्रांतों की कार्यकारिणी परिषदों में भी भारतीय सदस्यों की संख्या पहले से बढ़ा दी गई। मद्रास, बंबई और बंगाल की सरकारों के रक्षित भाग के 4 सदस्यों में से 2 भारतीय सदस्य लेने की व्यवस्था की गई। शेष 6 प्रांतों में जहां कार्यकारिणी परिषद को रक्षित भाग के लिए केवल 2 सदस्य होने थे, 1 भारतीय रखा गया। इन सदस्यों की नियुक्ति भारत मंत्री की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। फिर हम देखेंगे बच्चों प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन। यह जो अधिनियम था इसके द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन हुआ। उनकी संख्या में वृद्धि करते हुए बड़े प्रांतों की परिषदों में ज़्यादा से ज़्यादा 140 और छोटे प्रांतों में कम से कम 60 सदस्य रखने की व्यवस्था की गई और इन सदस्यों में कम से कम 80% सदस्य निर्वाचित होना जरूरी था। सरकारी सदस्यों की संख्या 20% से अधिक नहीं हो सकती थी और शेष 10% गैर सरकारी सदस्य होते थे जिन्हें गवर्नर मनोनीत करता था। तो जो ये पुनर्गठन हुआ प्रांतीय विधान परिषदों का, इससे जो विधानसभाएं थी उनका जो स्वरूप था वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो गया और निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया और उनके अधिकारों में वृद्धि हुई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में तो आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, लेकिन केंद्रीय शासन को पहले की तरह ही केंद्रीय विधानमंडल के प्रभाव से मुक्त रखा गया, यानी कि अनुत्तरदायी रखा गया। यद्यपि व्यवस्थापिका सभा शासन को प्रभावित कर सके, इस उद्देश्य से व्यवस्थापिका सभा का विस्तार किया गया और उसके अधिकार भी बढ़ाए गए, लेकिन साथ ही गवर्नर जनरल को कुछ ऐसे विशेषाधिकार प्रदान किए गए जिनका प्रयोग वह व्यवस्थापिका की सहमति के बिना कर सकता था। यह जो अधिनियम था इसके द्वारा गवर्नर जनरल को पहले की तरह शक्तिशाली बने रहना दिया गया,
लेकिन केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में कुछ सुधार जरूर किए गए। जो नए नियम थे उनके हिसाब से कार्यकारिणी पर से पूर्व निर्धारित जो संख्या थी उससे रिलेटेड जो प्रतिबंध थे वो हटा दिए गए। भारतीय उच्च न्यायालय के उन वकीलों को जिन्हें कार्य करते हुए 10 वर्ष हो चुके थे परिषद का लॉ मेंबर होने के योग्य ठहराया गया। तेज बहादुर सप्रू पहले भारतीय लॉ सदस्य हुए। कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो कार्यकारिणी परिषद का जो सदस्य जिनको नियुक्त किया जाता था वे एक तरह से जनता के प्रतिनिधि न होकर सरकार के यस मैन थे और कार्यकारिणी परिषद के भारतीय सदस्यों को कम जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट थे वो दिए जाते थे। इसलिए कोई महत्वपूर्ण जो सुधार की और जो उन्मुख प्रयास थे उनमें कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई पड़ा। 1919 का जो अधिनियम है इसके द्वारा केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई जिनका नाम केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद रखे गए। केंद्रीय विधानसभा में 143 सदस्य होते थे जिनमें से 103 का चुनाव और शेष मनोनीत होते थे। मनोनीत सदस्यों में से भी 25 तो सरकारी और 15 गैर सरकारी होते थे। 103 निर्वाचित सदस्यों में से 51 सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से, 32 सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्रों से और 20 विशेष चुनाव क्षेत्रों से चुने जाते थे। और राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे जिनमें से 33 का चुनाव होता था और 27 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट थी उसमें प्रांतीय और केंद्रीय शासन के परिवर्तनों को दृष्टि में देखते रखते हुए भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी का जो सुझाव दिया गया उसे इस अधिनियम में स्वीकार किया गया। गृह सरकार के नियंत्रण में कमी करने के लिए भारत मंत्री के अधिकारों में किसी भी तरह का औपचारिक परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन यह संभावना व्यक्त की गई कि समय के साथ अपने आप यह जो नियंत्रण है वह कम हो जाएगा। इस संबंध में यह परंपरा विकसित करने का प्रयत्न किया गया कि यदि किसी विषय के संबंध में गवर्नर जनरल और केंद्रीय व्यवस्थापिका परस्पर सहमत हो तो गृह सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह आशा व्यक्त की गई कि प्रांतीय शासन के हस्तांतरित क्षेत्र में गृह सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। भारत परिषद में परिवर्तन की बात इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल थी, जिसमें भारत परिषद को समाप्त करने की भारतीय मांग तो स्वीकार नहीं की गई, लेकिन उसके गठन में परिवर्तन हुए। इसमें कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 सदस्य नियुक्त करने की व्यवस्था की गई, जिनमें से कम आधे ऐसे सदस्य होने जरूरी थे जो नियुक्ति की तिथि के समय से पूर्व भारत में कम से कम 10 साल रह चुके हों और इस देश को अपनी नियुक्ति की तिथि के 5 वर्ष से अधिक पूर्व न छोड़ा हो। परिषद का कार्यकाल घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, पहले 7 साल था और इसके कार्य संचालन जो प्रक्रियाएं थी उनमें भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। 1919 के अधिनियम के माध्यम से केंद्रीकरण की जो प्रवृत्तियां थी उसको समाप्त किया गया और प्रांतों को पहली बार ऋण लेने और कर लगाने का अधिकार दिया गया। 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र और प्रांत की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन भी किया गया। जो विषय पूरे भारत या अंतर प्रांतीय हितों से संबंधित थे उन्हें केंद्र के अधीन रखा गया और जो प्रांत के हितों से संबंध रखते थे उन्हें प्रांतों में रखा गया। केंद्र के पास वैदेशिक विषय, सेना, रेल, डाक तार, आयकर, मुद्रा टंकन, व्यापार, जहाजरानी, दीवानी और फौजदारी कानून जैसे विषय रखे गए, तो प्रांतों के पास स्थानीय स्वशासन,
जन स्वास्थ्य, चिकित्सा, इरिगेशन, राजस्व कर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, जेल, पुलिस जैसे विषय रखे गए। तो एक तरह से डिवीजन ऑफ पावर्स किया गया। यह जो अधिनियम है 1919 का, इसने प्रत्यक्ष निर्वाचनों का सूत्रपात किया और मताधिकार को बढ़ाया। नवीन निर्वाचन नियमों के अनुसार भारत की लगभग 10% जनता को मताधिकार दिया गया। मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट में देशी राजाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए एक नरेश मंडल के निर्माण का भी सुझाव रखा गया और 1921 को दिल्ली में नरेश मंडल की स्थापना की गई। इस मंडल में 121 सदस्य थे, जिसमें 109 तो अधिक महत्वपूर्ण देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 12 जो सदस्य थे वो कम महत्वपूर्ण रियासतों के प्रतिनिधि थे। इस मंडल का प्रधान वायसराय था और वास्तव में मंडल एक परामर्शदात्री सभा के समान था। 1919 का अधिनियम एक तरह से अल्पकालीन उपाय उसको माना गया है, क्योंकि जो जैसा लॉर्ड मेस्टन ने कहा था कि स्वेच्छाचारी शासन तथा लोकतंत्र उस समय तक साथ साथ हाथ मिलाकर चलने को बाध्य थे, जब तक लोकतंत्र स्वयं चलना न सीख ले और अकेला चलने के विश्वास योग्य न हो जाए। अधिनियम की संक्रमणकालीनता इस बात से भी स्पष्ट हुई कि अधिनियम के द्वारा 10 साल बाद एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति का विधान किया गया था, जो मॉन्टफोर्ट सुधारों की योजना के अधीन की गई उन्नति का अध्ययन कर पूर्ण उत्तरदायी शासन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए उचित कदमों का निर्देश करे। तो 1919 के अधिनियम से केंद्रीय सरकार के ढांचे में कुछ परिवर्तन किए गए, लेकिन ये परिवर्तन ऐसे नहीं थे जिससे कि उसका मूल स्वरूप बदले। केंद्र में पहले की तरह ही अनुत्तरदायी शासन बना रहा। गवर्नर जनरल की भी शक्तियाँ जो थी वो व्यापक स्तर पर रहीं। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका का विस्तार करके उसे अधिक प्रतिनिध्यात्मक बनाया गया और उसे शासन पर प्रभाव डालने के अधिक अवसर भी दिए गए। द्विसदनीय व्यवस्थापिका की भी स्थापना की, लेकिन कुल मिला के अगर माना जाए तो इस अधिनियम के द्वारा जो अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रांतीय क्षेत्रों में हुए, प्रांतीय शासन के जो क्षेत्र थे वहां पर महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन हुए। जो 1919 का जो अधिनियम है उसका महत्वपूर्ण जो सबसे महत्वपूर्ण जो उसका लक्षण है वह है द्वैध शासन प्रणाली, और प्रांतीय जो शासन के क्षेत्र थे उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दिए। जॉइंट रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रांत ही वह क्षेत्र है जहां उत्तरदायी सरकार की प्राप्ति के लिए प्राथमिक प्रयोग किए जाएंगे। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रशासन के विषयों और आय की मदों को 2 केंद्रीय और प्रांतीय वर्गों में बांटा गया। जो बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट थे वे केंद्र के पास थे। रक्षा, विदेश संबंध, देशी राज्यों से संबंध, डाक तार, सार्वजनिक ऋण, दीवानी और फौजदारी कानून और पद्धति, अखिल भारतीय नौकरियां, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान की केंद्रीय संस्थाएं, और वे सब विषय जो स्पष्ट रूप से प्रांतीय विषय घोषित न किए गए हों। और महत्वपूर्ण प्रांतीय विषय कौन से थे? वे थे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग धंधों का विकास, आबकारी, अकाल सहायता, पशु चिकित्सा, सिंचाई, प्रशासन, मालगुजारी, अकाल सहायता, वन, न्याय, पुलिस, जेल, श्रम और ऐसे कार्य जिन्हें अभिकर्ता के रूप में करना हो। जो अवशिष्ट शक्तियां थी, जो रेजिडुअरी पावर्स जो थे, वो सपरिषद गवर्नर जनरल के हाथ में रखी गई थी।
तो प्रांतीय विषयों के प्रशासन के संबंध में द्वैत शासन व्यवस्था अपनाई गई। मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि भारत की जनता अशिक्षित है, जो निर्वाचक है वह अनुभवहीन है। इस कारण से निर्वाचित व्यवस्थापिका सभा सभी विषयों के संबंध में अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा सकेगी। इसलिए द्वैत शासन के रूप में प्रांतीय जनता को कुछ ही विषयों के संबंध में उत्तरदायित्व दिया गया और इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतीय विषयों का विभाजन रक्षित और हस्तांतरित 2 श्रेणियों में किया गया। रक्षित विषयों का प्रशासन पहले की तरह ही सम्राट द्वारा नियुक्त शासकीय सलाहकारी सदस्यों के अधीन और हस्तांतरित विषय लोकप्रिय मंत्रियों के अधीन रखे गए। तो यह तो थे इसके 1919 का जो भारतीय शासन अधिनियम है उसके जो महत्वपूर्ण लक्षण। आपको जब ई कंटेंट के रूप में जब मैटर प्रोवाइड किया जाएगा तो आप लोग पॉइंट्स उसके याद कर लीजिएगा और ऐसा भी प्रयास करिए बच्चों कि आप अभी अपने नोट्स बनाइए और उनको शॉर्ट में किस तरह से लिखते हैं, 250 शब्दों में, 500 शब्दों में, या 20 शब्दों में, 50 शब्दों में। तो आगे भविष्य में आप जो भी प्रतियोगिता से संबंधित जो परीक्षाएं देंगे और इवन देन जो आप अपने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स देंगे तो उसमें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख के तो आपको सहायता मिलेगी अच्छे अंकों को प्राप्त करने में। ये आपकी जो प्रैक्टिस होती है ये आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। थैंक यू बच्चों।